दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज मेंस एंड राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है, उस कंटिन्यूशन में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। जैसा हमने आपसे कहा था कि ये सिलसिला हमारा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम फर्जी टीचर नहीं हैं। और जितना फर्जी टीचर फर्जी मॉडल उत्तर और फर्जी टेस्ट सीरीज करवाता है, उसका पोल खोलते रहेंगे हम। ठीक है, और इसलिए नहीं खोलते रहेंगे कि मुझे इससे कोई बेनिफिट है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है यार। फिर से हम बता दें आपको कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो मुझे लगता है उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि टू इन्हांस द साइंटिफिक टेम्परामेंट इन सोसाइटी, कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दीजिए। इसीलिए मुझे लगता है कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है यूपीएससी के फील्ड में टेस्ट सीरीज के द्वारा, ठीक है, और जो फर्जी मॉडल पर चल रहा है, उसका तो हम पोल खोलते रहेंगे। आप हमारे बात से सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ठीक है, तो ये हमारा रियल क्वेश्चन है। हम हमेशा कहते हैं कि आपको टकराना हो तो आप रियल वाले से टकराइए। जब रियल वाले से आप टकराते हैं तभी आपको अपनी औकात की पता चलती है। ठीक है, नहीं तो आसान सा क्वेश्चन सेट करके आसान सा आंसर लिख लेने के बाद सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, एग्जाम में सफलता नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमसे। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी समस्या हो आपको, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। भारत के किसी भी शहर में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी माध्यम को, इंग्लिश माध्यम को, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों माध्यम तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए, जो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैंने चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किया था। आज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये यूपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया है, आप जानते हैं इसके विषय में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं, ठीक है, की अवधारणा का परिचय दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा का परिचय दीजिए। मतलब आप इंग्लिश में देखिए, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो बहुत सिंपल है यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको 2-3 लाइन लिख देना है, बस यही आपका भूमिका बनेगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ, एआई दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए, एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, यदि आप यहाँ पे देखिए तो इसका 10 मार्क्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेश्चन कितना है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा का परिचय दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है, 2। और क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग के में व्यक्ति की निजता का कोई खतरा महसूस करते हैं, 3। तो ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 150 शब्द, दैट मीन्स हो सकता है 50-50 शब्द, 5 शब्द ऊपर नीचे हो सकता है, चलेगा, लेकिन 50-50 शब्द का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और अगर नंबर की हम बात करें तो 3-3 नंबर मान लीजिए, 3 या 9 या 3.3 आप मानेंगे अगर बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन होंगे तो 3 नंबर मिलेगा आपको। कितना उसमें 1.5 नंबर, तो 3 डेढ़ 4.5, 5 नंबर के आसपास आपको मिलेगा इसमें। बहुत अच्छा, यदि आप आंसर लिखेंगे तो। इससे अधिक तो मिलने वाला है नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप पूरी तरीक़ा से समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसको हम सिर्फ मेडिकल के सेक्टर में ही यूज नहीं करते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस आप जानते होंगे, जो किडनी का पेशेंट होता है उसको डायग्नोसिस कराना पड़ता है अक्सर, लगातार वो कराते रहता है तभी वो जिंदा रह पाते हैं। तो डायग्नोसिस शब्द से आप परिचित होंगे, क्लिनिकल शब्द से भी आप परिचित होंगे। लेकिन हम आपसे यहाँ पे दूसरी ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन का सेगमेंट आपको फिक्स कर दिया है। एआई का प्रयोग हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी करते हैं। भारत सरकार के द्वारा 5 सेक्टर को एआई प्रमोशन के लिए चुना गया है। ठीक है, जिसमें कि हेल्थ भी है, एग्रीकल्चर भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, इस तरीक़े से 5 सेक्टर है, एक शायद कोई मुँह से छूट रहा है तो। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, आपसे क्लिनिकल निदान में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही होता है, क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो पूछा गया आपको यहाँ पर, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉन्सेप्ट की यदि आप बात करेंगे इस क्वेश्चन में क्लिनिकल निदान के अतिरिक्त भी आप आंसर लिख सकते हैं, कि चूंकि ये अवधारणा है, चूंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक अलग क्वेश्चन है। और हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप यदि मेडिकल के अतिरिक्त एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन आदि का, यदि एजुकेशन,
इन सब चूँकि आपको मालूम होगा केरला पहला स्टेट है जिन्होंने स्कूल पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो यदि इन सब का भी आप जिक्र करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यही होता है कि और ताकि आपका रिपीटेशन भी नहीं होगा इन चीज़ों से। तो आप जब आंसर लिखें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हमें लिखना क्या चाहिए था, क्वेश्चन का पेरीफेरी एरिया मतलब परिधि एरिया क्या दिया है। अगर क्लियर नहीं होगा तो पता चलेगा कि आप पूछ कुछ और रहा है और आप लिख वो रहे हैं जो आप जान रहे हैं। और फिर से हम बता दें ये फर्जी मॉडल उत्तर से नहीं होगा। जो मुखर्जी नगर या इलाहाबाद या अन्य शहर भारत के शहरों में जो फर्जी मॉडल उत्तर दिया जाता है ना, उससे ये नहीं होगा। ये डिस्कशन और डिबेट से होगा। आप किसी भी शहर में रहते हो, आप डिस्कशन और डिबेट के द्वारा अगर आप तैयारी करते हो तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है। चलिए हम अब इस पे आप क्वेश्चन को पूरी तरह समझ गए होंगे, हम समझ चुके हैं क्वेश्चन, आप समझ जितनी सरल भाषा में हमने क्वेश्चन को तोड़ा है। तो आइए इसमें हम अब भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। यदि इस क्वेश्चन का हम भूमिका लिख रहे होते तो भूमिका में क्या लिख रहे होते, फिर बॉडी में क्या लिख रहे होते और निष्कर्ष में क्या लिख रहे होते, ठीक है। आइए हम देखते हैं। तो ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि भूमिका, यदि आप भूमिका की बात करें तो भूमिका तो एआई से ही लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यदि हिंदी में कहें तो एआई। तो एआई का परिभाषा आप लिखिए सिंपल। एआई का परिभाषा क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक है या एक अत्याधुनिक तकनीक है जो या जिसके द्वारा या जो मानव बुद्धि प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है, ठीक है। सिंपल एआई एक तकनीकी है, ये एक आधुनिक तकनीक है जो मानव बुद्धि का अनुकरण करता है, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से ये मशीनों में सीखने, तर्क करने आदि को सक्षम बनाता है। अब देखिए वो क्या करता है, एआई से क्या होता है, जो मानव गतिविधि है उसी को एआई कॉपी करता है ना। इसलिए आप लिख लीजिए यहाँ पे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक अत्याधुनिक तकनीक है, ये तकनीकों का एक समूह है, ये भी लिख सकते हो। उसके साथ कई सारी चीज़ें काम करती है जो कंप्यूटर के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से मानव बुद्धि का अनुकरण करता है, ठीक है, और सीखने, तर्क करने आदि का अभ्यास करता है। ये आप यहाँ पे भूमिका लिख दीजिए। इसके अतिरिक्त जो कहा कॉन्सेप्ट में इसका प्रयोग या ऐसा इनका प्रयोग सी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आप जानते हैं ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। एआई का प्रयोग मेडिकल यानी क्लिनिकल निदान के अतिरिक्त एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आदि सेक्टर में भी किया जाता है या अन्य सेक्टर में भी किया जाता है। चूँकि आप यहाँ पे क्लिनिकल निदान पूछा है तो उसके अतिरिक्त भी आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा गया पहला क्वेश्चन में। तो आप उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे कि एआई क्या है। एआई एक अत्याधुनिक तकनीक है जो कंप्यूटर के माध्यम से मानव बुद्धि का अनुकरण करने का प्रयास करता है, ठीक है। यह सीखने, तर्क करने आदि का अभ्यास करता है। इसके उपयोग से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। उदाहरण के लिए मेडिकल, क्लिनिकल निदान के अतिरिक्त इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात कृषि, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन आदि क्षेत्रों में भी किया जाता है। पूर्ण विराम। तो भूमिका आप पूरी तरीक़ा से समझ गए होंगे और पहला क्वेश्चन का आंसर भी आप पूरी तरीक़ा से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है, दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो अब हम लिख देंगे कैसे मदद करता है, ठीक है, कैसे मदद करता है। ये देखिए ये एक सब हेडिंग आपने बनाया, ऐसे आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं सोचेंगे कि कैसे लिखेंगे, नहीं। देखिए ये लग रहा है कि क्वेश्चन से डायरेक्ट आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो एग्जामिनर ऐसे ही आपके आंसर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये क्या कैसे मदद कर सकता है। आपको अगर कंप्लीट लाइन लिखना है तो कंप्लीट लाइन लिखना है तो आधा लिख दीजिए कि कैसे मदद कर सकता है, और फिर अब आप यहाँ लिखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब बताइए यदि एआई का उपयोग किया जाता है तो कैसे मदद करेगा, बताइए। जैसे सपोज कीजिए कि बहुत सारा रिपोर्ट होता है, ठीक है, आप एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, काफ़ी सारा रिपोर्ट होता है। तो कभी बहुत बारीक होता है तो डॉक्टर उसे बारीकी तरीके से देख नहीं पाता है, या देखता है तो हो सकता है उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है उसे देखने के लिए। यदि आप एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन लेके कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो उनके पास इसी तरह का एक बोर्ड लगा रहता है। बोर्ड के अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट आती है, वो इसके ऊपर इसको ऐसे लगा देता है और उसके बाद वो देखता है। तो थोड़ा उसे मेहनत करना पड़ती है। यदि एआई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो वो आसानी से हो सकता है, या नहीं हो सकता, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो आप पहला पॉइंट यहाँ पर लीजिए, अधिक सटीक निदान। पहला पॉइंट अधिक सटीक निदान, ठीक है, पहला पॉइंट
और आप इसे एक्सप्लेन कर दिए जो मैंने कहा 1 2 3 लाइन में, जितना आपके पास स्पेस बचता उस स्पेस में आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अधिक सटीक निदान तो कैसे होगा, मैंने बताया कि यदि आप एमआरआई या एक्सरे का कोई कॉपी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो अधिक, अगर एआई का प्रयोग करके उसका विश्लेषण किया जाए तो वो अत्यधिक सटीक निदान उपलब्ध करा सकता है, बीमारी को अपेक्षाकृत अत्यधिक अच्छे तरीके से वो समझ सकता है। चलिए समझ गए। तो पहला पॉइंट उम्मीद करते हैं आप समझ, कैसे मदद कर सकता है पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, जैसे सपोज कीजिए कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट है, आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा कि आप पहले अपने गांव जवार में छोटे मोटे डॉक्टर से दिखाए, वो आपको जिला हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, हो सकता है रेफ़र करते करते वो दिल्ली एम्स तक पहुंच गया। तो जब दिल्ली एम्स आप आते हैं तब तक क्या होता है कि जो डॉक्टरों की पर्ची होती है, जो विभिन्न विभिन्न डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्रिप्शन किया है, वो इतनी मोटी हो जाती है, उनकी एक फाइल बन जाती है कि ये वो वाला रिपोर्ट है, ये वाला रिपोर्ट है। तो डॉक्टर को देखने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और बहुत डॉक्टर तो बहुत कुछ देखते भी नहीं है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल जाते हैं, विशेष करके सरकारी हॉस्पिटल, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल में भीड़ होती है काफ़ी, इसमें कोई समस्या नहीं है कि डॉक्टर और मरीज का कम्युनिकेशन पूरी तरीक़ा से 100% नहीं हो पाता है। वो बोलते रहता है, डॉक्टर दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिख के, और वो उसको ठीक है जाइए हो गया नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको डाटा का विश्लेषण, जो डाटा हमारा वो हमने बताया कि जो काफ़ी सारा पर्चा है, पर्ची है, अगर डॉक्टर के पास एआई की सुविधा हो तो वो पहले ही एआई को दे देगा वो पढ़ने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए, और वो निष्कर्ष फिर डॉक्टर को बता देगा। तो क्या ये डाटा का जो हमारे उसके पास काफ़ी सारा डाटा होता है, तो एआई डाटा के विश्लेषण में मदद कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताइए। जो पर्चियाँ उसके पास हैं, जो वो रिपोर्ट्स लेकर आया है कि पैथ का कौन सा रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट में लिखा गया है, तो डॉक्टर को ये दिया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट जो विश्लेषण कर सकता है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखें, एक आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 1 2 3 मिनट आपके पास टाइम होता है चीज़ों को कहने का, बताने का। हो सकता है कभी कोई बीमारी आपको 15-20 साल पहले हुई हो, फिर आप ठीक हो गए हैं, लेकिन दोबारा से वो बीमारी फिर से रिकवर कर गया हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, चिकित्सा इतिहास, ठीक है। चिकित्सा इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री, चिकित्सा इतिहास, ये हो गया मेडिकल हिस्ट्री। तो आप कभी कभी अपनी पूरी बात नहीं बताते क्योंकि आपके पास समय का अभाव होता है, लेकिन एआई के पास यदि सारा डाटा हो, सब कुछ हो, तो मेडिकल हिस्ट्री को वो खंगाल सकता है। या अगर आपके पास तो टाइम होता है क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और एआई स्पेशल आपसे अगर बात कर रहा हो तो वो एक लंबी बात आपसे कर सकता है। तो जो हमने क्या कहा कि चिकित्सा इतिहास, आपके पीछे अगर उनके पास ये डाटा सारा चला जाए, आप अगर सारा डाटा उनको दे दे, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले आपको कौन सी बीमारी थी, उस बीमारी में कौन सा दवाई आपको ट्रीटमेंट दिया गया था, हो सकता है आपके पास वो पर्ची अवेलेबल ना हो, लेकिन एआई इसका विश्लेषण कर सकता है। क्योंकि ये बीमारी आपको हुई थी, इस बीमारी में ये दवाई दिया जा सकता है, तो एआई उसका विश्लेषण कर सकता है। मेडिकल हिस्ट्री, चिकित्सा इतिहास, तो क्या यहाँ पे मदद करेगा कि नहीं करेगा? इससे क्या होगा, डॉक्टर आपका सटीक इलाज करने में डॉक्टर को मदद मिलेगा। कि आपके 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, या अगर कोई व्यक्ति 70 साल 80 साल का हो तो पिछले 60 साल का मेडिकल हिस्ट्री उसके पास है, एआई उसे दे दिया है, तो वो उसका बेहतर और सटीक इलाज कर सकता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, बहुत सारे व्यक्ति के पास क्या होता है, आप देखे होंगे कि हेरिडेटरी बीमारी होती है, जो अनुवांशिकता हम लोग कहते हैं, तो अनुवांशिकता बीमारी होती है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि अनुवांशिक जीवन शैली, आनुवांशिक जीवन शैली, ठीक है। अगर एआई है तो एआई पता लगा सकता है कि हेरिडेटरी रूप से इसके पास बीमारी, क्योंकि होता क्या, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप डॉक्टर को बताया कि सर मुझे ये बीमारी है, तो अगर वो हेरिडेटरी वाली बीमारी, अनुवांशिक बीमारी, तो एक बार हमको बताते कि ये बीमारी अनुवांशिक बीमारी है। लेकिन हो सकता है कि अनुवांशिक बीमारी आपको ना हो, वो आपके शरीर को प्रभावित ना किया हो, लेकिन उसके कारण से कोई दूसरी बीमारी आपको हो चुका है जिसमें कि अनुवांशिकी का योगदान हो। डायरेक्ट अनुवांशिकी बीमारी कोई आपके अंदर नहीं है, लेकिन उनका योगदान है, तो क्या करेगा एआई, उसका सटीक विश्लेषण कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये बताइए, आप जब तक बताएंगे तो एआई तो कर सकता है ना कि हाँ इसके पास अनुवांशिकी बीमारी है, ये समस्या अनुवांशिकी चली आ रही है, इसके कारण से ये बीमारी उसको प्रोड्यूस हुआ है, इसके कारण से ये बीमारी हुआ है, तो डॉक्टर आपको सटीक एक्सप्लेनेशन दे सकता है, निदान दे सकता है। तो हम क्या बताएं, मैंने 3-4 पॉइंट आपसे बता दिया है, और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपको मात्र 50 शब्द में लिखना था। किसी एक पॉइंट को यदि आप विश्लेषण करेंगे, 1 या 2 पॉइंट को यदि आप विश्लेषण करेंगे, आप 50 शब्द तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी एक पॉइंट, हम आपको ये और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बताए थे, क्योंकि हो सकता है कभी स्पेशल सिर्फ इसी पे क्वेश्चन पूछ ले,
कभी ऐसे पूछ ले या 250 शब्द में पूछ ले, या यदि बिहार का आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे 38 मार्क्स में पूछ ले, वहाँ पे पूछा जाता है, तो फिर वहाँ पे आपके पास पॉइंट्स की कमी ना हो, इसलिए हम आपको कुछ और पॉइंट्स बता रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र 50 शब्द में आपको आंसर लिखना है। किसी भी एक पॉइंट को यदि आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बट फिर से हम बता दें कि हम फोटो स्टेट टीचर हैं नहीं कि हम अपनी भूमिका को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। हमें लगता है कि आपको पर्याप्त कंटेंट दे दिया जाए ताकि आपको भविष्य में यदि कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछे तो कोई समस्या ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है, पॉइंट कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, उन सब चीज़ों को आप सीख जाए। यदि आप कुछ क्वेश्चन के साथ लगातार इस तरह से प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें तो भावनात्मक, ठीक है, सपोर्ट या सहायता, भावनात्मक सपोर्ट या भावनात्मक सहायता। अब देखिए जो पेशेंट हमारा होता है, कभी कभी यहाँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो यार जब भीड़ अधिक होती है तो वो अच्छे से बात भी नहीं करता है। हाँ बताओ क्या हुआ, ठीक है ये लिख लो। आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर इस तरह के होते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक अनुभव है कि मैं सफदरजंग से ट्रीटमेंट करा रहा था, तो डॉक्टर वहाँ भी अच्छे से बात नहीं करते। यार मुझे मेरी डॉक्टर से लड़ाई होगी तो मैंने कहा था कि मैं सड़क छाप नहीं हूँ कि आप इस तरीक़ा से बात कर सकते हैं, किसी पेशेंट से आप इस तरीक़े से बात नहीं कर सकते हैं। मैटर हमारा और डॉक्टर का जो मैटर था वो CIO के डायरेक्टर तक पहुंचा था, फिर डायरेक्टर के बीच में हस्तक्षेप करके मैटर को सॉल्व करना पड़ा था। तो आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल जाइए ना, आप जैसे किसी प्राइवेट डॉक्टर के भी पास जाइए ना, वो किस तरीक़ा से मतलब बात करता है आप देखेंगे, बड़ा मतलब खराब लगता है यार उसका जिस तरह का एटीट्यूड होता है बात करने का। हाँ ठीक है हो गया डॉक्टर साहब, अरे हो गया बताए ना। तो क्या है भावनात्मक सपोर्ट, तो भावनात्मक सपोर्ट चाहिए पेशेंट को यार। ये क्या करेगा, बात करेगा 24/7। जैसे आप देखिए मोबाइल पे आप किसी AI समर्थित कंप्यूटर से या कहीं से आप मैसेज करते हैं अमेजन पे या कहीं भी, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। तो यदि इस तरीक़ा से आपको रात में भी कोई समस्या हुई तो डॉक्टर आपके पास अवेलेबल ना हो, लेकिन 24/7 AI आपको मैसेज रिप्लाई दे सकता है कि इस समय आपको कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए थी, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए थी, क्या करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। तो आपको बेहतर उपचार AI के द्वारा मिल सकता है, भावनात्मक सपोर्ट। ठीक है, तो भावनात्मक सपोर्ट का पॉइंट आप लिख लेंगे, 24/7 AI प्रोवाइड करवा सकता है जो कि डॉक्टर नहीं करवा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट यदि हम बात करें, एक होता है टेली मेडिसिन, यदि आप जानते होंगे टेली मेडिसिन। ठीक है, टेली मेडिसिन क्या होता है कि सपोज कीजिए कि दिल्ली में एम्स है और भारत के बहुत सारे राज्यों में एम्स बनाया गया है, बट दिल्ली की जो फैसिलिटी है वो अन्य राज्यों में अभी इस समय ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। टेली मेडिसिन के माध्यम से AI, सपोज कीजिए कि पटना है या पटना से कोई अन्य छोटा शहर है, उस हॉस्पिटल में AI की सुविधा है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन माध्यम से इलाज किया, जैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन आपको दे रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन के माध्यम से जो यहाँ का डॉक्टर है वो उस AI को जो किसी छोटे शहर में बैठा हुआ है उसको गाइड कर सकता है, उसको प्रोग्रामिंग कर सकता है, बता सकता है आप ये देखिए, वो इसको रिपोर्ट भेज सकता है। तो टेलीमेडिसिन के द्वारा इस माध्यम से AI के माध्यम से जो अच्छी हेल्थ सिस्टम है ना, अच्छी हेल्थ केयर, वो ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच सकता है। ये किस बेहतर लाभ है कि जहाँ तक देखिए बड़े बड़े डॉक्टर छोटे छोटे शहरों में नहीं जाते हैं, वो इलाज करने नहीं जाते हैं, उसकी पहुंच वहाँ तक नहीं होती है, वो नहीं जाना चाहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी देखिए आप जो जिला हॉस्पिटल होता है वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ के AI व्यवस्थित को और वहाँ के उस डॉक्टर को यदि दिल्ली के डॉक्टर से कनेक्ट कर दिया जाए टेलीमेडिसिन के माध्यम से, तो उनको एक बेहतर इलाज मिल सकता है और उन्हें पटना से या छोटे शहर से दिल्ली एम्स आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा AI ऑनलाइन की टेलीमेडिसिन में जो है AI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, दूर दराज क्षेत्रों में ये जा सकता है और कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला है न्यू मेडिसिन की खोज, नई दवा की खोज क्या AI के माध्यम से किया जा सकता है। आप देखिए जिस तरीका से खोज, एक होता है MR माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो आप दवाई खाते हैं तो देखिए अगर दवाई आप बहुत अधिक खाते हैं ना, तो वो कुछ दिन के बाद आपके शरीर में वो दवाई काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया है, उस दवाई आपके बॉडी पर असर नहीं करता है, तो उसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि एक प्रतिरोध बना लिया उस दवाई के खिलाफ, वो दवाई अब काम ही नहीं कर रहा आपके बॉडी पे। तो इसीलिए हमें क्या है, नई नई बीमारी आ रही है और नई नई दवाई खोजना पड़ रहा है। तो AI उसमें काफ़ी अधिक हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा डाटा विश्लेषण होगा, वो चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से, बहुत तीव्र गति से विश्लेषित करके नई दवाई को खोज सकता है, नई दवाई बना सकता है।
समझ गए, एआई हमारा। तो नई दवाओं की खोज, तो ये अगला पॉइंट आप इसे एक्सप्लेन कर लेंगे और बीमारी का नाम दे के एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अब देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हेल्थ मॉनिटर, स्वास्थ्य मॉनिटर। ठीक है, ये क्या है भाई? अभी देखिए बहुत सारे लोग फैशन की दुनिया में क्या होता है, वो एप्पल वॉच, बहुत सारा वॉच पहनते हैं और वो पता करते रहते हैं कि आज हम कितना कदम चले, हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल कितना बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारा बीमारी तो यार वो बता देता है, जो आप मॉनिटरिंग के लिए अपने हाथ में या मोबाइल में रखते हैं, तो वो आपको बताया था आपकी बॉडी में क्या समस्या चल रही है। अभी सपोज कीजिए यदि आपको नहीं पता है, लेकिन आप अगर हैंड वॉच भी पहनते हैं एआई समर्थित, तो वो आपको बहुत कुछ बता देता है कि क्या करना चाहिए था, क्या आपको समस्या चल रही है, आज आप चले कि नहीं चले, कितना चले नहीं चले, आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, वो बहुत कुछ रिपोर्ट देता है। तो क्या उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर ऐसी रिपोर्ट आपको तुरंत मिल जाए तो एक गंभीर बीमारी में उसको तब्दील होने से पहले आप डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं, और पहुंच सकते हैं तो उसका इलाज भी आपको आसानी से मिल सकता है कि प्राइमरी स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे यदि उसका इलाज हो जाए तो निश्चित रूप से वह एक घातक बीमारी में तब्दील नहीं होगा। तो मैंने आपको लगभग 8-10 पॉइंट दिया है, और ये पॉइंट यार ऐसे लिखने के लिए भी पर्याप्त है। यदि आपको हमने 10 पॉइंट दिया निदान में, फिर भूमिका था, तो यदि 10 पॉइंट को भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 5-6 पेज तो चला जाएगा। अगर एक पॉइंट को आप 2 पॉइंट को एक पेज में भी किए तो कम से कम 5-6 पेज चला जाएगा। तो 506 शब्द का तो ऐसे हो सकता है, बाकी उसमें और आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा निष्कर्ष दे के। लेकिन अभी समझ गए, तो ये सब पॉइंट हम इसलिए बता दें, कभी हो सकता है आपको यदि और लंबा आंसर लिखना पड़े 2.5 शब्द में, तो ये तो चूंकि शब्द सीमा यहाँ पे काफ़ी कम थी, तो फिर आपको समस्या कंटेंट की ना हो। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, ये अभी तो 2 ही क्वेश्चन का आंसर था कि क्या आप स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता कोई खतरा महसूस करते हैं? तो आप एक अगला सब हेडिंग बनाइए, व्यक्ति की निजता। ठीक है, एक अगला सब हेडिंग आप बनाए, व्यक्ति की निजता। ठीक है, एक अगला सब हेडिंग आप बना दिए। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आप बताइए, ऐसा कोई खतरा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे? सपोज कीजिए कि डाटा एआई के पास कंप्यूटर में पड़ा हुआ है और वो कंप्यूटर हैक हो गया। ठीक है, अगर हैक हो गया तो उसकी सारी जो सूचनाएं वो लीक हो जाएगी, तो निजता खतरा है कि नहीं है? अब सिंपल सोचिए कि कोई व्यक्ति एड्स का पेशेंट है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहे हैं। अभी आप वर्तमान समय एक रिपोर्ट आई है, आपको पता होगा कि यूपी को एड्स की राजधानी घोषित किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट यूपी में एड्स के मिले हैं। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वहाँ काफ़ी तीव्र गति से एड्स की संख्या बढ़ रही है। तो इसके लिए ये जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है वो अपना डिस्क्लोजर जल्दी नहीं देना चाहता है, वो नहीं खुलासा करना चाहता है। लेकिन यदि उसकी सूचना गोपनीय रखा जाए तो वो डिस्क्लोज कर सकता है कि मुझे ये बीमारी है, या अगर एआई ट्रायल उसको पता चला और ये इस तरह की डाटा यदि लीक हो जाए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी। तो डाटा की गोपनीयता, और ये एग्जाम्पल आप वहाँ पे डाल देंगे। इस तरह की समस्या से व्यक्ति जूझ सकता है, समस्या हो सकता है। पहला तो ये हो गया, तो ये निजता के अधिकार के खिलाफ है। और दूसरी बात, इसके साथ अन्य चुनौतियाँ भी है। सपोज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट आपसे पूछा है कि उपयोग व्यक्ति की निजता का कोई खतरा महसूस होता है, बिल्कुल खतरा महसूस होता है। पहला तो ये हो गया कि हैक हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, कोई लीक कर दे, कोई लीक कर दिया जो आपका सूचना था। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो आपका कोई पर्सनल दुश्मनी, उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, कोई व्यक्तिगत समस्या हो, और वो यदि आपके डाटा को लीक ही कर दे। सरकार ने फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है कि हैक नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके डाटा को वो लीक कर दिया, दूसरा समस्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताइए आप। कहेंगे बिल्कुल। तो समझ गए, यदि लीक हो गया तो फिर निजता के खिलाफ है। तीसरा देखिए, चूंकि ये देखिए ये बहुत नैतिकता का सवाल है और यहाँ पे कठोर कानून बनाना पड़ेगा। तीसरा, सपोज कीजिए कि आपको हो सकता है कोई ब्लैकमेल करने लगे। ठीक है, अभी देखिए ब्लैकमेल की काफ़ी सारी समस्याएं चलते रहती है, और इस तरह के ब्लैकमेलिंग बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं, कर्मचारी भी शामिल होते हैं, क्लर्क भी शामिल होते हैं। अगर शामिल नहीं होता तो एग्जाम का पेपर लीक नहीं होता। आप समझ सकते हैं, एग्जाम का पेपर लीक नहीं होता तो कोई ना कोई सरकारी अधिकारी शामिल होता है। अब सपोज कीजिए कि जो व्यक्ति उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है और वो उसके पास आपका सारा डाटा वो जानता है,
और अगर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करे तो कि तुम ऐसा करोगे या कहोगे तो हम ये कर देंगे, तो निजता का खतरा है, ये निश्चित रूप से निजता खतरा। तो मैंने 3 खतरा बता दिया, एक तो या तो हैक हो जाए, या एक लीक कर दे, या कोई किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना शुरू करे, तो ये एक खतरा इस तरह का है। ठीक है, तो ये निजता से संबंधित पॉइंट है। ठीक है, ये निजता से संबंधित पॉइंट हम फिर आपको बता दें, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं जो निजता से संबंधित नहीं है लेकिन सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, वो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी। आप सपोज कीजिए कि कंप्यूटर है, हमने एक पॉइंट और बताया, कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जो डाटा फीड किया हुआ है अगर वो गलत प्रोग्रामिंग हो जाए, जो डाटा का प्रोग्रामिंग किया था अगर वो गलत हो जाए तो जो एआई विश्लेषण करेगा तो चीज़ों का फिर गलत विश्लेषण कर देगा ना, पता चला उसको बीमारी कोई और था और एआई विश्लेषण करके कोई और बीमारी बता दिया। तो ये निजता से संबंधित मामला नहीं है, ये एआई का जो है नकारात्मक पक्ष है। ये सकारात्मक पक्ष हमने पहले पॉइंट बताया, तो ये नकारात्मक पक्ष है। हम ये बताया कि इसके अतिरिक्त भी समस्या, यदि गलत प्रोग्रामिंग हो गया तो पता चला कि समस्या कुछ और था और कुछ और हो गया। तो दूसरा ये निजता का अतिरिक्त वाला पॉइंट है, निजता वाले आंसर आप इसे नहीं लिखेंगे। फिर से हम बता दें कि गलत प्रोग्रामिंग यदि हो गया तो समस्या हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यदि सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम खराब हो गया, सपोज कीजिए आपके पास आपका सारा मेडिकल हिस्ट्री कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, और सिस्टम खराब हो गया, मतलब होता है ना क्या, क्या है उसको, कोई वायरस अटैक कर दिया, वो क्रैश कर गया, कंप्यूटर क्रैश कर गया। तो कंप्यूटर यदि क्रैश कर गया, ठीक है, तो आपका जितना डाटा उसमें रखा, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको अगर याद हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो था, माइक्रोसॉफ्ट हमारा, उसका काम करना वो बंद कर दिया था। तो कितनी सारी कंप्यूटर, मतलब दुनिया के कितनी सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया था, व्यक्ति को फिर मैनुअली काम करना शुरू करना पड़ गया था। इसी तरीके से यदि कोई समस्या हो जाए तो फिर क्या होगा, आपका तो कुछ डाटा ही नहीं मिलेगा यार, कि मुझे कौन सी बीमारी थी, क्या थी, नहीं थी। तो ये एक खतरा बना हुआ है, एआई के साथ ये खतरा बना हुआ है, इसीलिए हमें यूज करना चाहिए था। तो ये हम क्या बताएं, ये अतिरिक्त पॉइंट है, निजता का अतिरिक्त पॉइंट है, ये आंसर आपका निजता के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप डालेंगे कि ये इसके नकारात्मक पक्ष हैं, इसके लिए हमें पुख्ता कानून बनाना चाहिए था, इसके लिए हमें वैकल्पिक व्यवस्था भी बनानी चाहिए थी। यदि ऐसा हो जाए तो क्या करें, तो वैकल्पिक व्यवस्था बनानी जानी चाहिए थी। तो उम्मीद करते तीनों पॉइंट का आंसर आपको मिल गया, और इसके अतिरिक्त जितना क्वेश्चन पूछा है उसके अतिरिक्त पॉइंट भी हमने आपको बता दिया। अब है निष्कर्ष की बारी। तो फिर से हम बता दें, यदि आपका ये प्रयास हमारा अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फर्जी मॉडल तरह से आप बचे रहेंगे, नहीं बचे रहेंगे जैसा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। चलिए निष्कर्ष की हम बात करें, तो निष्कर्ष में क्या लिखा जाना चाहिए ये बताइए। आपको यहाँ पे वे फॉरवर्ड मतलब सकारात्मक बातें लिखनी होगी, नकारात्मक नहीं। इसके लिए हमें एआई को यूज नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से मेडिकल सेक्टर में, स्वास्थ्य सेवा के में एआई का उपयोग किया जाना चाहिए था, और इसके अतिरिक्त क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए था, परंतु उपयोग करते वक्त हमें इस बात का, ठीक है, ये सरकारों और समाज दोनों को, ठीक है, सरकारों और समाज दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इसका दुरुपयोग ना किया जाए, और दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम, कानून और नैतिकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर चीज़ नियम और कानून से ही नहीं रोका जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए कि नैतिकता बहुत जरूरी होता है। यदि व्यक्ति नैतिक नहीं हो तो कितना भी कठोर नियम कानून बना दीजिए। करप्शन के खिलाफ हमारे देश में बहुत सारे कठोर नियम कानून बने हुए हैं, रेप के लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि फांसी तक की सजा हो जाती है, लेकिन फिर भी समाज में हो रहा है नहीं यार। तो नैतिकता को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, इसीलिए आप यहाँ पे कानून के साथ नैतिकता पर जोर देंगे, क्योंकि ये एक एथिकल इशू भी है, एक इथिकल मुद्दा है, एक नैतिक मुद्दा है। ठीक है, तो इसका उपयोग करते वक्त या क्रियान्वयन करते वक्त सरकार और समाजों को, दोनों को कानून व नैतिकता पर बल देना चाहिए था, ताकि इसका सकारात्मक लाभ समाज को मिल सके। पूर्ण में समझ, आपको यही लिखना है। तो फिर से बता दें, आप लिख दीजिए कि मेडिकल सेक्टर में इसका उपयोग किया जाना चाहिए था, इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, और मेडिकल सेक्टर के अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों में भी इनका उपयोग किया जाना चाहिए था, क्योंकि आप भूमिका में भी लिख चुके हैं वो बात। तो आप सलाह दीजिए कि हाँ किया जाना चाहिए, इसका उपयोग करते सरकार और समाज को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि कठोर नियम कानून हो और नैतिकता पर भी बल दिया जाना चाहिए था, ताकि समाज को इसका सकारात्मक लाभ मिले। धन्यवाद।